गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, तो आज की क्लास जो है ना, इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं सर, क्योंकि आज की क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम 2 सवाल से 3 सवाल पक्का फंसने वाला है, तो फंसने वाला है सर। क्योंकि आज आप सवाल जब देखिएगा ना, तो आपको जो दिल का जो धड़कना है ना, वो ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है ना रे कि आपको कुछ करवा देगा। चलिए सर, आइए आज की क्लास को करता हूं शुरुआत सर। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है सर कि सोशल साइंस का और सब क्लास हम कैसे देख पाएंगे। तो सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाइए और सारे क्लास को कर दीजिए धुआं धुआं धुआं। चलिए सर, आइए आज की क्लास को करता हूं शुरुआत सर। कहता है ना सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। चलिए सर, कहता है ना सर कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। देखो, आपको पता भी होगा कि ये असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन था। कैसे, आपको मैं बताना चाहता हूं सर, थोड़ी सी मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। क्योंकि देखिए सर, यूट्यूब पे जो है ना सर, वो इतना ज़्यादा फेक चीज़ आ रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं। जब आप सिलेबस को पढ़ रहे होंगे तो आप क्वेश्चन बैंक को भी देख पा रहे होंगे, मॉडल पेपर को भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम। ठीक है ना सर? तो फेक चीज़ पढ़ाने से क्या फ़ायदा है सर, जो आपके एग्जाम लायक है ये नहीं है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी पूछबे नहीं किया ना तो कभी पूछता है, तो ऐसे चीज़ों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है? क्योंकि आपके पास टाइम कम है और कम टाइम में बेहतर रिजल्ट देना है सर। क्योंकि मेरा तो बस एक ही सोच है सर कि ये अब की बार 482 से भी पार। क्योंकि सर मैं कहना चाहता हूं सर, मुझे अपने ऊपर गर्व है। पिछले साल मेरे को अनुभव कम था, एक्सपीरियंस कम था, तब तो मैंने ये करके दिखा दिया। अब की बार क्या होगा उसका कोई वर्णन नहीं है सर। इसीलिए कहते हैं सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं। चलिए सर, कहता है ना कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ये जो असहयोग आंदोलन है वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे। थोड़ी सी सर एक चीज के बारे में हम माफी मांगेंगे, क्योंकि मैंने अपने हाथों से लिखा। अब इसमें माफी मांगता हूं सर, कान पकड़ के मांगता हूं। कहीं कहीं मास्टर तो क्या माफी मांग रहा है रे? क्योंकि सर देखो, आप लोग टाइपिंग वाला खोज रहे होंगे, लेकिन टाइपिंग वाला जो परिभाषा रहेगा ना, उल्टा पुल्टा रहेगा सर। और वो मुझे हमारे अंदर ऐसा है ही नहीं सर कि मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ा दूं जो आपसे असंभव है। बुक वाला परिभाषा कभी लिखने से क्या फायदा है सर, जो सटीक आंसर उसका होता है वो लिखो। ठीक है ना सर? इसलिए सर मैंने एकदम अपने हाथों से डिफिनेशन लिखा हूं सर, और वो डिफिनेशन और बुक वाला डिफिनेशन जाके पढ़ना, लॉजिक तो सेम रहेगा सर, लेकिन याद करोगे ना तो ये जल्दी याद होगा वो। हाँ, क्योंकि सर जो मास्टर जो कॉपी चेक करता है ना, वो सोचता है कि कितना हमको भी आसानी से समझ में आ जाए कि बच्चा क्या लिखा। ठीक है ना? तब भी फुल का फुल मार्क्स देता है, वरना नंबर तो कटवे करता है सर। आइए, कहता है क्या कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन के नाम से कैसे जाना गया सर। ये असहयोग आंदोलन जब हुआ था ना, तो वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था सर। असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो उसे प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना गया था। कैसे, इसी के ऊपर हम बातें करने वाले, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से रहना। कहता है ना सर कि असहयोग आंदोलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920 में क्या किया गया था सर, शुरू किया गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में हुआ था। किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो मैं क्या बोला हूं सर कि असहयोग आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 में किया गया था। फिर आगे आना, यहां बोलना था, इसके बाद आगे आना, कहता इसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मतलब ये आंदोलन का समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर क्या बोलता है सर, इसमें गरीबों, श्रमिकों, किसानों, छात्रों एवं महिलाओं तथा देश के अनेक लोगों शामिल हुए। अब सोचो,
जब असहयोग आंदोलन जब हो रहा था ना महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो ये आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ? तो सभी गरीब शामिल हुए, श्रमिकों शामिल हुए, किसानों शामिल हुए, छात्रों शामिल हुए, महिलाओं शामिल हुए, देश के अनेक लोग शामिल हुए एवं सरकार के विरोध नारा लगाने लगे। अब सोचो सर, इस आंदोलन जब हो रहा था ना तो बहुत सारे लोग शामिल हुए, किसान हुए शामिल, छात्र हुए शामिल, महिला हुए शामिल। जब सब लोग शामिल हो गया ना सर, तो सरकार के विरोध नारा लगाने लगे। तो कहता है सर कि सरकारी भवनों, सरकारी नौकरी, कॉलेज, विदेशी वस्तुओं का त्याग तथा बहिष्कार किया गया। अब देखो, अभी कुछ दिन पहले अग्निवीर को लेकर के बिहार में बड़का तहलका चल था। बिहार है क्या, अदर जगह भी था। तो वहाँ पे क्या कर रहा था, सबको एक एक चीज़ें मिल रहा, बट ट्रेन में जला दो है ना सर, आप लोग देखे किए होंगे। लेकिन कहा जाता है सर कि आंदोलन का मतलब होता है कि ये सरकार की संपत्ति जो है वो मेरा संपत्ति है सर, क्योंकि जो सरकार संपत्ति खड़ा किया है ना वो मेरे पैसा से खड़ा किया है सर। क्योंकि हम लोग जीएसटी देते हैं, हम लोग बिजली बिल देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग नगर निगम को पैसा देते हैं सर। तो वही सब पैसा से सरकार रोड बनाती है, पुल बनाती है, रेल बनाती है सर, क्योंकि हम लोग टिकट दे करके जाते तभी तो सरकार बनाती है। तो सरकार के पिताजी का ये सब चीजें सर, नहीं किसी के प्रधानमंत्री के पिताजी का ऐसा नहीं। सरकारी संपत्ति का मतलब होता है मेरा संपत्ति, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, मतलब जनता का, जनता के लिए, मतलब ये सब सारे चीज जो है ना वो जनता का है। और किसके उपयोग के लिए है, तो जनता उसको उपयोग करते हैं। और किसके द्वारा वो लाया गया है, तो जनता के लिए ही वो लाया गया है सर। इसलिए सरकार की संपत्ति को कभी घाटा में नहीं देना चाहिए। लेकिन तुम लोग कहोगे अरे मास्टर बात, तू अग्निवीर के सपोर्ट करने लगा क्या? नहीं सर, कभी नहीं करता हूं सर, मैं सेना को बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। आ जाना, तो मैंने क्या बोला सर, तो इसका आता है फिर क्या कि बहिष्कार किया गया। बहिष्कार किया गया, पूरा देश गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल हो चुका था। अब जब ये गांधी जी ये आंदोलन करना शुरू किए थे ना, तो पूरा देश गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल हो चुका था। तभी कहता है, तो कहता है अतः। अब यहां से ये लाइन में नहीं लिखना, इसके जस्ट नीचे वाला लाइन में लिखना, यहां से जस्ट नीचे लिखना। इससे वो कहता है पैराग्राफ चेंज करना। तो हर चीज लिखने का एक तरीका होता है सर, टेक्निक होता है, जिसे मैं बताऊंगा। तब कहता है सर कि अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। अब देखो, इसी कारण से असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बन गया। इसी कारण से असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बन गया। तो एक बार मैं आपके सामने लेकर के आता हूं सर पूरा, और अब की बार आप सब मेरे साथ बोलिएगा, क्योंकि मेरा कहना है सर कि पढ़ो वही जहां रिजल्ट होता है सर, पढ़ो वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है सर, और रटना फटना छोड़ दो सर। कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है। काहे तू रटने के चक्कर में पड़ा ले रे बाबा, कभी जिंदगी में कुछ रटाता नहीं सर, रटा जाएगा तुम, वो नहीं रटाएगा। इसलिए सर इसको भी याद करने का एक तकनीक है, तरीका है, क्योंकि बुक में जो भाषा लिखा हुआ है ना वो उपयोग किया गया भाषा है, ठीक है ना सर। तो इसको भी रटने का एक तरीका है, रटो मगर तरीका से रटो। और मैथ और साइंस को तो रटना छोड़ दो सर, ठीक है, क्योंकि मैथ और साइंस को तुम रटोगे ना तो तुम्हारा जिंदगी रटा जाएगा सर, लेकिन मैथ और साइंस नहीं रटाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये सब रटा जाएगा, आ जाना। और एक बात और बताना चाहता हूं सर कि बहुत सारे बच्चे जो है ना सर इसको लिख नहीं पाते हैं। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ मैं अपने हाथों से लिखा हूं, तो आप देखिए रहे। तो बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को लिख नहीं पाते हैं यूट्यूब से। तो जो लोग यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं सर, उनके लिए एक मैंने बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया। क्योंकि सर तुम अपने आप को बचाने के चक्कर में रहोगे तो दो पैसा हम क्या करेंगे भाई। और जो लोग लिख लेते हैं खुद से, तो ये सब मत करना, ठीक है। मैंने उनके लिए एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। आपके पास मैसेज जाएगा तो मेरा नंबर बन करके मैसेज जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जाएगा तो मेरा नंबर बन करके पीडीएफ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैंने एक छोटी सी रकम लिया, जिसका प्राइस है मात्र 99 रुपया सर। इसमें आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी
ये 4 सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जाएगा, ठीक है सर। और साथ ही आपके एग्जाम के पहले, इसको मैं पूरा नहीं बोलूंगा वरना जेल चल जाऊंगा, ठीक है। इसलिए सर सारा सुविधा है, जिनको ज्वाइन होना है तो यहां पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 72 वाले नंबर, इसी नंबर पे आपको पे फोन पेटीएम चलता है, इसी नंबर पे 99 रुपये आपको पेमेंट कर देना है और वही व्हाट्सअप नंबर पे, यही 72 वाले व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और बस इधर से आपको ओके का मैसेज चला जाएगा, तो इसका मतलब आप ज्वाइन हो गए हैं। और पहले जितना पीडीएफ भेजा गया वो सारे पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा सर, ठीक है ना। पिछले जितना पीडीएफ भेजा गया सब भेज दिया जाएगा और आगे जितना जाएगा वो सब जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये जो नंबर है सर, इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा क्योंकि ये नंबर मेरे पास नहीं रहता है, ठीक है। स्टाफ के पास कॉल रहता है। किसी प्रकार से अगर बदतमीजी हो गई सर तो आप ही को दिक्कत होगा, और ये नंबर पे ज्यादा कॉल कीजिएगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा सर, ठीक है। हाँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर फालतू का मैसेज कीजिएगा सर तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि सर जो भी रहता है उसको भी बेचारा को सोचना पड़ता है, ठीक है ना। और जिनको किसी प्रकार की दिक्कत है सर तो माफ करना भाई, और जिनको हमसे जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे बात कीजिए, मैं हूबहू हम बात करेंगे, ठीक है सर। इंस्टा हो गया, फेसबुक हो, ये सब पे मैं खुद से बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आ जाना सर, मैंने क्या बोला कि आज सहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे? आज सहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे? क्योंकि आज सहयोग आंदोलन को किसने? राष्ट्रपिता ने, बोलना मेरे साथ रे, बोलना रे, हाँ, किसने? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 में शुरू किया गया था। तो आज सहयोग आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1920 में किया था। इसके बाद क्या कहता है रे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना, इसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा, ये आंदोलन का समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। समाज के लोग एकदम ऑल बॉल फुटबॉल होने लगे और सब महात्मा गांधी के कहने पे सब निकल गया घर से, ठीक है। तो कहता है सर कि इसमें गरीबों, श्रमिकों, किसानों, छात्रों एवं महिलाओं तथा देश के अनेक लोगों शामिल हुए, है ना। देश के सब लोग शामिल हुआ एवं सरकार के विरोध नारा लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। सरकार के विरोध नारा लगाना शुरू कर दिया और सरकारी भवनों, सरकारी नौकरी, कॉलेज, विदेशी वस्तुओं का त्याग तथा बहिष्कार किया गया। तो अब इसमें क्या किया गया? ये सभी लोग जो शामिल हुए थे ना, वो सरकारी भवन को, सरकारी कॉलेज को, नौकरी को और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो इसीलिए कहता है ये पूरा देश गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल हो चुका था। मतलब पूरे भारत जो देश है वो पूरे गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो चुका था। तो इसीलिए जब पूरा देश एकता हो गया है तो इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन बोलेगा ना रे बाबा ना। जब पूरा देश एकता हो गया तो इसको कौन आंदोलन बोलेगा? अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कहा था। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। चलिए सर, अगला कहता है ना वैश्वीकरण क्या है? ये देखो, वैश्वीकरण बोले ना सर तो विदेश की वस्तु को हम बेचेंगे और हमारा वस्तु विदेश वाले लोग बेचेंगे, उसी को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है सर, यही ना होता है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं एकीकरण किया जाता है, उसे वस्तुओं की पूंजीवादी एकदम रुकावट के आदान प्रदान के हो सके, उसे कहते हैं वैश्वीकरण। हाँ, वैश्वीकरण का मतलब होता है ना सर कि अमेरिका वाले मेरे प्रोडक्ट को बेचेगा, इंडिया वाले प्रोडक्ट को बेचेगा, अमेरिका वाले इंडिया का प्रोडक्ट बेचेगा और अमेरिका का प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे, इसमें से किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो अगर हमारा कोई कंपनी है, इंडिया का कोई कंपनी है और वो विदेश में भी फैला हुआ है, इसका मतलब वो वैश्वीकरण के ही माध्यम से फैला हुआ है। क्योंकि हमारा वैश्वीकरण ये अधिकार देता है कि भारत की कोई भी वस्तु अमेरिका या कोई भी अदर कंट्री में, मतलब अदर देशों में हम बेच सकते हैं और अदर देश का वस्तु हम भारत में बेच सकते हैं। ये किसके माध्यम से होता है? तो ये वैश्वीकरण के माध्यम से होता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, बाकी गाना नहीं सुनाएंगे आज। हाँ, क्योंकि सर आज मौन से पढ़ लो। हाँ, क्योंकि अभी एग्जाम है, ठीक है ना रे बाबा, पढ़ ना रे। हाँ, अब सर देखो, तो मैंने क्या बोला? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है सर? तो थोड़ी सी आ जाना।
कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आ जाओ, कहता है ना सर कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, वैश्वीकरण क्या है रे, तो वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है। एकीकरण मतलब एक साथ किया जाता है, ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवा, पूंजी आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके, उसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। सर मैंने क्या बोला, ए मास्टर तोर बात हमारे खोपचा में ना गेलो, ई तो तुम बोल दिया तो हम समझ गए कि विदेश की वस्तु हम बेचेंगे, हमारा वस्तु विदेश वाला बेचेगा, तो वैश्वीकरण है। लेकिन तुम जो लिखा है ना रे मास्टर, वो हमारा बुझाइलो नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलती होगी तो हर बात तुमको बुझाता होगा ना रे बकलोला। देखो यही बुझाएगा। देखिए सर, मैं तो कहता हूँ ना सर कि दिल में अगर उसका जगह दोगे ना तो इसका भी हर बात बुझाएगा, बस यही है सर। अच्छा, तुम जिसको दिल से मानते हो तो उसका हर बात पे एक अलग लेवल में सोचते हो कि नहीं सोचते हो? कहेगा हाँ मास्टर, तुमको ही बात कैसे पता है? देखो सर, सोचते हो ना, बस अरे सोचते हो ना, कहो हाँ मास्टर ये तो सोचने वाली बात है। अगर वो कभी कभी अगर रो के बोलते होगे तो तुम लोग दिमाग भगा जाता होगा, ये रो के कहा बोल रही है, कहा हो गया, उसकी मम्मी मारी है, एकदम चिंता में तुम लोग पड़ जाते हो। सर इससे क्यों? क्योंकि उसका जगह तुम्हारे दिल में है ना यहाँ पे। अब मैं तुमको कहता हूं सर कि अगर पढ़ाई का जगह तुम अपने दिल में दोगे ना, तभी इसका हर सेंस तुमको समझ में आएगा। और जिस दिन पढ़ाई का जगह तुम अपने दिल में दोगे तो ये जो पढ़ाई है ना, तुमको बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगा सर, ये बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगा सर, इतना ऊपर तक लेकर के जाएगा आपको कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। हाँ, और यही रहेगा तो आपके पास वो लड़की रहेगी। तुम्हारे पास विद्या नहीं रहेगा ना रे, तो विद्या का मतलब होता है सिर्फ नौकरी करना नहीं सर। विद्या जिसके पास है वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि माँ सरस्वती जिसके पास है वो सब कुछ उसके पास है। तो उसके सबसे पहले माँ सरस्वती को ग्रहण करने की कोशिश करो, तभी वो रहेगी, वरना वो छोड़ के भाग जाएगी। हाँ, पॉकेट में को रुपये रहेगा तो देख रहा है हमको क्या हाल हो गया, शर्ट उट सब खुलने लगा। अब तो यही है सर, क्या करोगे सर, रुपया नहीं रहेगा तो ये सब होगा। हाँ आ जाना, आ जाओ सर। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। बस देखो, मैं जो बोलता हूँ सर जेन्युइन बोलता हूँ। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और ये क्लास कैसा लग रहा है सर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट जब पढ़ता हूँ ना सर तो मुझे दिल से सुकून मिलता है। आ जाइए सर, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिए। कहता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण क्या है कि जो हमारे वस्तु कोई विदेश वाले बेचेंगे और विदेश की वस्तु को हम बेचेंगे, हम विदेश आवन गमन करेंगे, सेवाएं देंगे, तो वही सब क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। मतलब कहने का सेंस है सर कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है, ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके, उसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा सर, मैंने क्या बोला कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है। फिर कहता है ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके, उसे क्या कहते हैं सर, वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो और तागड़ा वाला सवाल है। और क्या है सर, ये तागड़ा वाला सवाल है। कहता है क्रेडिट कार्ड क्या है सर? तो क्रेडिट कार्ड को हम लोग एटीएम कार्ड नहीं कहते। कितना लोग क्रेडिट कार्ड को समझ जाता है एटीएम कार्ड? नहीं, क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड नहीं है सर। क्रेडिट कार्ड जो है वो एटीएम कार्ड नहीं है। एटीएम कार्ड को कहा जाता है डेबिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जो है सर वो एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है सर। आप किसी भी वस्तु को ले रहे हैं तो इसको क्रेडिट कार्ड पे एक मूल्य अंकित होता है, ठीक है, एक मूल्य अंकित होता है, उसके माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उस वस्तु को आप ले सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड क्या होता है सर, किसमें अंकित आप पैसा निकाल सकते हैं, वो सब डेबिट कार्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होता है सर वो बैंक के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? बैंक के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड सबको नहीं बनता है सर, क्रेडिट कार्ड लगभग 50,000 का बनता है मिनिमम, ठीक है। आ जाना, तो कहता सर क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है जिसके माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं को खरीदी जा सकती है।
निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं को खरीदी जा सकती है, बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्रेडिट कार्ड को अपने ग्राहकों को दी जाती है। तो क्रेडिट कार्ड कौन देता है सर? बैंक के द्वारा दिया जाता है या फिर वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाता है, ठीक है, संस्थानों द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा। तो मैंने बोला कि क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का एक रूप है जिसके माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं को खरीदी जा सकती है। बैंक या फिर वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रेडिट कार्ड को अपने ग्राहकों को दिया जाता है। तो वित्तीय संस्था या बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड को दिया जाता है। चलिए सर, अगला कहता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? अरे मास्टर बा, हम चिपको आंदोलन भूले वाला ही है, काहे ना भूल मेरी। चिपको आंदोलन क्यों नहीं भूलोगे सर? क्योंकि पेड़ काटने जा रहा था तो वहां के लोग पेड़ में चिपक जा रहा था सर, क्योंकि वहां के लोग पेड़ से बहुत प्यार करते थे। एगो तुम लोग है, एगो आप लोग हैं सर, है ना सर। पेड़ से क्या है? नफरत है? नहीं ना सर, पेड़ से नफरत नहीं कीजिए सर। जिस दिन पेड़ से नफरत कीजिएगा ना तो आप जिंदगी से नफरत कर रहे हैं। रियलिटी है सर, पेड़ से नफरत नहीं कीजिए कभी, क्योंकि आप पेड़ से नफरत कर रहे हैं इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी से नफरत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पेड़ हैं तभी आप हैं, आप पेड़ है तभी आप हैं, क्योंकि पेड़ नहीं रहेगा सर तो आप नहीं रह पाइएगा, क्योंकि पेड़ की वजह से ही पूरी दुनिया है सर, ठीक है। तो इसलिए पर्यावरण होना बहुत ज़रूरी है और आप लोग अपने आसपास में पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए सर। चलिए आ जाओ सर, अगर मेरा अगर विचार अगर मेरा ज्ञान अगर आपको ख़राब लग रहा है तो उसको कान से निकाल देना, लेकिन सर मैं सही बोल रहा हूँ। बुढ़ापा में जब श्वास की कमी होगा ना, सांस लेना कमी होगा ना, तो तू कहेगा ठीक है हम पेड़ लगा देते हैं तो बड़ा अच्छा रहता सर। आ जाना। मैंने बोला सर चिपको आंदोलन क्या है? मैं बोला हूं सर चिपको आंदोलन क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये आपका क्वेश्चंस बोल रहा है चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन जो है सर एक प्रकार को ये उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाला क्षेत्रों में, उस जिले के क्षेत्रों में पेड़ की कटाई का एक ठेकेदारों द्वारा पेड़ कटाई हो रहा था, ठीक है, ठेकेदारों द्वारा पेड़ कटाई हो रहा था। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाला क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा पेड़ की कटाई हो रहा था। तो जहाँ पे पेड़ की कटाई हो रहा था वहाँ के ग्रामीण लोगों को कहना था कि पेड़ को मत काटो, वहाँ के ग्रामीण लोगों को कहना था कि पेड़ को मत काटो, लेकिन ठेकेदार ने पेड़ को बलजबरी कटा रहा था। तो ऐसे केस में वहाँ के ग्रामीणों ने बोला कि पेड़ को काटने से पहले हमको काटना पड़ेगा सर, हाँ तभी पेड़ कटेगा। जब वो ठेकेदार द्वारा पेड़ की कटाई किया जा रहा था तो ग्रामीणों ने, वहाँ के लोगों ने पेड़ में जाके चिपक जाते थे। तो आदमी को नहीं काट देगा रे भाई, हाँ तो वहाँ की पेड़ मतलब फिर कटना बंद हो जाता था, क्योंकि जाके पेड़ में चिपक हो जाता था, तो पेड़ कहाँ से कटेगा। तो एक्चुअली में ये है क्या चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाला जिले में ये चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, जो कि ठेकेदारों द्वारा पेड़ की कटाई किया जा रहा था, ठीक है। मतलब जो सरकार के ठेकेदार होते हैं ना, जो गांव के ठेकेदार होता है, जो नहर पुल भरवाता है ना, वैसे ठेकेदारों द्वारा पेड़ की कटाई किया जा रहा था। लेकिन जहां पे पेड़ की कटाई किया जा रहा था वहां के ग्रामीणों ने पेड़ काटने से मना कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने बलजबरी उस पेड़ को कटा रहा था। तो वहां के ग्रामीणों ने बार बार आंदोलन करते रहा तो पर भी ठेकेदार नहीं माना। तो ऐसे केस में वहां के ग्रामीणों ने पेड़ में जाके लटक जाता था। जैसे ठेकेदार पेड़ काटने की कोशिश करता था तो ऐसा ही वहाँ के ग्रामीणों ने पेड़ में लटक जाता था। तो जब पेड़ में लटक जाता था तो पेड़ काटना बंद हो जाता था, क्योंकि वहाँ के ग्रामीणों को कहना था कि ये पेड़ हमारे पर्यावरण है सर, हमारे ज़िंदगी है। अगर ये पेड़ को काट रहे हो इसका मतलब मेरा ज़िंदगी को काट रहे हो, तो पेड़ के काटने से पहले हमारा ज़िंदगी को काट दो सर। क्या मैंने गलत बोला? नहीं मास्टर, तुम तो एकदम राइट बोला रे। चलिए सर, आइए सर अब हम लोग किताबी कीड़ा में समझते हैं। किताबी कीड़ा क्या कहता है कि यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के टेहरी गढ़वाला के पर्वतीय जिलों में 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये जो आंदोलन है सर वो कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था। ये चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में हुआ था। टेहरी गढ़वाला के पर्वतीय जिलों में हुआ था। तो क्या बोलता है कि यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो तब का ले
तब न रे, चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। अब किसको क्या घट गया? हाँ, कब हुआ था सर? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अब सोचना, फिर कहता है कि 1972 में प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुण कर रहा था। अब सोचो, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो सुंदरलाल बहुगुण ने कर रहा था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो सुंदरलाल बहुगुण ने कर रहा था। कहता है इस आंदोलन के अंतर्गत पेड़ पौधों को ठेकेदार द्वारा काटने से बचाने के लिए यहाँ के लोगों पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाते थे। पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाते थे। यहीं तक क्या हो गया? तो फिर पेड़ काटना बंद हो जाता था। ये और आगे है सर, अगर यही बोलता चिपको आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये सवाल जो है ना वो लघु उत्तरीय है, ठीक है। ये लघु उत्तरीय है तो इतना ही से इतना तक लिखना है, ठीक है। लघु उत्तरीय को यहीं से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अगर ये दीर्घ उत्तरीय होता तो इसका एक अलग परिभाषा होता, वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। आ जाना। तो मैं बोल रहा हूँ सर चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन सर जो है, यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाला के पर्वतीय जिलों में 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो एक बार मेरे साथ बोलोगे, जहाँ पे बैठे हो वहीं से बोलो ना रे मेरे भाई, तुमसे प्यार रहा है, नहीं बोलोगे? देखो भाई, तुमसे हमको प्यार नहीं, रियलिटी यही है सर। तुमसे हमको प्यार नहीं, तुम्हारे रिजल्ट से हमको प्यार है सर, क्योंकि इन्हें हमें तो कोई यूज करके छोड़ दिया है, हम तो उसे अपना ज़िंदगी माना था, बट वो तो मुझे नहीं कुछ बोलेंगे सर। देखो भाई मजाक कर रहे हैं, ठीक है, सीरियसली मत जाना कि मास्टरों को कोई धोखा दे दिया। आ जाओ, क्योंकि मैंने सर ज़िंदगी में ये सब चक्कर में कभी पढ़ा ही नहीं। कहता है यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाला पर्वतीय जिले के 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुण कर रहे थे। कहता इस आंदोलन के अंतर्गत पेड़ पौधों को ठेकेदार द्वारा काटने से बचाने के लिए यहाँ मतलब उस ग्रामीण के लोगों पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाते थे। चलिए सर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी जो है सर वो लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो यही बोला है सर कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्व रखती है, क्या बहुत बड़ा महत्व रखती है। कहता है सर कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की बहुत अधिक महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। आ जाना। फिर कहता है क्यों महत्व रखती है? क्योंकि सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है, सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी के खास समूह के हाथ में नहीं रहेगी। सत्ता जो है सर वो किसी खास समूह के हाथ में नहीं रहेगी। इसके अनुसार समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता में साझेदारी दी जाती है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाली झगड़े को सुलझाने का समर्थवान हथियार है। अब देखो सर क्या है, हथियार है। मेन सत्ता में साझेदारी का मेन बड़ा मुख्य यही है, मेन सबसे बड़ा मुख्य यही है सर। सत्ता में साझेदारी का सबसे बड़ा यही मुख्य है। कहता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की बहुत अधिक महत्व रखती है। क्यों? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है क्योंकि सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक खास समूह के हाथ में नहीं रहेगी। इसके अनुसार समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता में साझेदारी दी जाती है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाले झगड़ों को सुलझाने का समर्थवान हथियार है। मतलब अगर सत्ता में साझेदारी, इसका मतलब सब सुलझाने का एक बड़ा हथियार है, ठीक है। कहता आधारभूत सूचना किसे कहते हैं? आधारभूत सूचना किसे कहते हैं? सर देखो ये आधारभूत सूचना किसे कहते हैं, थोड़ी सी गौर करिएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आप लोग का मामला फंसेगा, बट आप थोड़ा सा गौर करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है।
आ जाना। सवाल क्या बोला है सर? सवाल बोला है ना कि आधारभूत सूचना किसे कहते हैं? आधारभूत सूचना किसे कहते हैं सर? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है ना कि बिजली, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि जो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखो सर, अगर किसी देश का विकास हो रहा है, इसका मतलब उस देश में शिक्षा मजबूत है, पानी स्वस्थ मजबूत है, मतलब स्वस्थ मतलब डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल मजबूत है, बहुत अच्छी तरीक़ा से है। सिंचाई, खेती के लिए पानी के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है। अगर उस देश में, जिस देश में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, वो देश का विकास होगा नहीं होगा सर। खास करके भारत का तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है ना। तो इसलिए बोला गया सर कि बिजली, जिस देश में बिजली सही तरीक़ा से नहीं आ पाएगा उस देश का विकास होगा, कभी नहीं होगा सर। तो कहता है किसी भी देश का विकास के लिए, किसी भी देश का विकास के लिए, किसी भी देश का विकास के लिए बिजली, सिंचाई, परिवहन मतलब गाड़ी आवागमन, उसी को कहते हैं परिवहन, शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई, स्वस्थ मतलब डॉक्टरी आदि, स्वस्थ मतलब हॉस्पिटल के लिए, जो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो किसी भी देश का विकास के लिए, अगर कोई भी देश अगर अपने आप को विकास करना चाहता है या कोई भी देश विकसित देश है, तो वो देश में ये सब चीज़ बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मिलता है। अगर कोई देश विकासशील देश है, अगर कोई देश विकासशील देश है, तो उस देश में ये सब चीज़ों जो है बिजली, सिंचाई, परिवहन, दिशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहुत ही अधिक मात्रा में है, अच्छी मात्रा में है, तभी वो देश का विकास हो पाएगा। तो मैंने यही बोला है कि बिजली, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि जो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ये सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। तब कहता है जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होगा, जिस देश का आधारभूत संरचना जितना मजबूत होगा, वो देश उतना ही तेजी से विकास करेगी। ठीक है ना। आधारभूत संरचना क्या होता है? मतलब किसी भी देश का आधार, मतलब जो नीचे पद के, देखो आधार मतलब क्या होता है? सबसे निचला, भूत मतलब विकास करने के लिए। ठीक है ना। तो जो देश का सबसे नीचे वाला चीज होता है जिसके माध्यम से देश विकास करता है, वो वही सब चीज है। ठीक है। अब सोचो, हमको चाहिए, हमको डीएम बनना है, तो डीएम बनने के लिए मेरा आधारभूत क्या है? सबसे पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो इसी प्रकार से सर अगर देश का विकास करना है तो ये सब चीज़ आपको अपनाना पड़ेगा। तो यही बोला है कि बिजली, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होगा, जो देश का आधारभूत संरचना जितना मजबूत होगा, वो देश उतना ही तेजी से विकास करेगी। सर यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो। अगर दिक्कत समस्या है तो बता दो, वरना 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 मार होगा। आ जाओ। मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ सर, देखो पानी पीने दो पहले। देखो सर, मैं तो सर पढ़ाई को मौज समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का नाम है संघर्ष है, और सीरियस मूड में पढ़ाई करेंगे सर तो ये मतलब नहीं, क्योंकि पढ़ाई करना ही है अच्छे करने के लिए। तो सीरियस मूड में क्यों? पढ़ाई को अपना आधार मान लेते हैं, तो आधार समझ के पढ़ते रहो, मौज करते रहो। अच्छा से पढ़ोगे, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बंगला मिलेगा, अच्छा बीवी मिलेगी। आ जाओ सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका थी क्या? बहुत गंदा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ये बोलता है सर कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? यही बोला है कि जब इटली कॉमा जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? हमसे यही पूछा है। ठीक है ना। हमसे पूछा है कि इटली और जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था, तो ऐसे केस में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? हमको यही पूछा है। चलिए सर, आइए अब थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में
ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था। जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था ना, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा बन गया था। जब इटली और जर्मनी एकीकरण कर रहा था एक दूसरे से, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाधा बन गया आकर के बीच में। क्यों ऑस्ट्रेलिया बाधा बन गया आकर के बीच में? तो ये कहता है सर कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था, क्योंकि मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, उसने इटली और जर्मनी को छोटे बड़े भागों में बांट दिया। क्योंकि मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, उसने इटली और जर्मनी को छोटे बड़े भागों में बांट दिया। वो इटली और जर्मनी को छोटे बड़े भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। फिर कहता है सर कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर चुका था। ऑस्ट्रेलिया जो है सर वो इटली और जर्मनी को छोटे बड़े भागों में बांट दिया, फिर कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर चुका था। उसने पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया जो है सर वो पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है सर कि मेटरनिख के डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे। अब सोचो सर कि मेटरनिख जो थे ना वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, उन्हीं के वजह से इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो था ना वो ऑस्ट्रेलिया था। क्योंकि मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। उसने इटली और जर्मनी को छोटे बड़े भागों में बांट दिया, इटली और जर्मनी को छोटे बड़े भागों में बांट दिया। फिर कहता है सर कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर चुका था। ऑस्ट्रेलिया जो है सर वो कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर चुका था। उसने पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया था। मेटरनिख जो है यानी कि ऑस्ट्रेलिया पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया था। मेटरनिख के डर से, क्योंकि मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, इसके डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे। तो आज तक का क्लास हो गया खत्म सर। और बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने टॉप 110 क्वेश्चंस करवा रहा हूं साइंस में, जो कि शाम में 8 बजे क्लास चलता है, और टॉप 90 क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैथ में लघु उत्तरीय सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव 400 करवा रहा हूं साइंस में। बहुत सारे क्लासेस को मैं धुआं कर रहा हूं सर, क्योंकि अब की बार रिजल्ट होगा धुआं, तभी तो पहले पढ़ाऊंगा धुआं, तभी तो रिजल्ट होगा धुआं। ठीक है सर, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि एक क्लास कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हर दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ है सर, ठीक है ना। क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, आप आगे बढ़िएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सर आपको आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमको कुछ भी काहे नहीं करना पड़े, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस लड़ाना है, इसके लिए हमको चाहे कुछ भी काहे नहीं करना पड़े, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू।